Our today's topic is moving coil galvanometer. ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब हम देखेंगे कि मूविंग कॉइल एक गैल्वेनोमीटर होता है, इसका किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है. ठीक है, ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, ये क्या कहता है. इट इज वर्किंग इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क. हमने लास्ट टॉपिक देखा था टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग वायर इन अ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, तो ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है कि आपकी कोई भी एक करंट कैरिंग कॉइल है, अगर उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो क्या एक्सपीरियंस करती है, टॉर्क एक्सपीरियंस करती है. अब इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं. इसके लिए हमें पता है कि हमें क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमें क्या चाहिए होंगे, मैग्नेट्स चाहिए होंगे. ठीक है, हमने क्या लिए, दो मैग्नेट्स लिए, एक नॉर्थ पोल होगा एक साउथ पोल होगा, और हमने एक सॉफ्ट आयरन की कोर ले ली. ठीक है, इस सॉफ्ट आयरन की कोर को क्या करेंगे हम, एक आपका नॉन मैग्नेटिक मेटेलिक फ्रेम होगा. ठीक है, विच इज यूजुअली मेड ऑफ ब्रास. हम इसको ब्रास से क्या करेंगे, इसकी आउटर कवरिंग कर देंगे, यानी ब्रास के अंदर हम सॉफ्ट आयरन की कोर ले लेंगे. ठीक है, अब हमने ये कोर क्यों ली, ताकि हमारी रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो उसके अंदर. और हमने लास्ट टॉपिक में देखा था रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कब प्रोड्यूस होगी, जब थीटा क्या होगा आपका 0. ठीक है, और थीटा 0 होगा तो यानी उस केस में सबसे ज़्यादा आपकी टॉर्क अप्लाई होगी, यानी उस केस में आपकी जो टॉर्क होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, आपकी मैक्सिमम होगी. ठीक है, इसीलिए हमने क्या किया, इसकी सॉफ्ट आयरन की कोर को अंदर रखा. उसके बाद क्या करेंगे, ब्रास से उसकी कवरिंग कर देंगे, उसको इंसुलेट कर देंगे. उसके बाद क्या करेंगे, हम कोयल लगा देंगे यहाँ पे. इसमें हमने कोयल की शेप क्या ली, रेक्टेंगुलर ली हमने. अगर हम इस आयरन की कोर को सर्कुलर लेते हैं तो कोयल भी क्या होगी, हमारी सर्कुलर फॉर्म में होगी. अब हमने इसमें सिलेंड्रिकल ली तो हमने कोयल को क्या लिया, रेक्टेंगुलर फॉर्म में ले लिया. ठीक है, इसके बाद क्या है, आपकी ये कोयल है जो ये इसका एक एंड तो कहाँ पे है, हेयर स्प्रिंग से अटैच है. ठीक है, स्प्रिंग हेयर मतलब ये इतना पतला है कि हमारे हेयर जितना होता है, इसलिए हमने इसको हेयर नाम दिया. और स्प्रिंग क्यों है, क्योंकि हमें पता है टॉर्क, अगर हम इसके ऊपर टॉर्क अप्लाई करेंगे तो ये क्या करेगा, मूव करेगा या रोटेट करेगा. जैसे ये रोटेट करेगा तो वापस उसको अपनी पोजीशन पे भी आना है, तो वापस किसकी हेल्प से आएगा, इस हेयर स्प्रिंग की हेल्प से आएगा. ठीक है, और इसकी हमने इस कॉइल का जो एक और दूसरा एंड है वो कहाँ से अटैच है, एक तो कनकेव मिरर है. ठीक है, फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप, ये किसकी बनी होगी, आपकी फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप बनी होगी. ठीक है, अब ये फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप ही क्यों लेते हैं, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, ये टूटती नहीं है. ठीक है, इसकी जो स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो बहुत हाई होती है. टेंसाइल मतलब इसकी मजबूती बहुत हाई होती है, इसीलिए हम क्या लेते हैं, इसको फॉस्फोरस ब्रॉन्ज का मटेरियल इसमें हम यूज़ करते हैं. ठीक है, और ये फाइनली कहाँ से कनेक्ट होती है, आपकी मूवेबल टॉर्जन. मूवेबल मतलब जो मूव कर सके, और टॉर्जन का मतलब क्या हो गया आपका, ट्विस्ट. अब आपको पता है कि किसी भी चीज़ को रोटेट कराने के लिए उसका ट्विस्ट करना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, ये कैसे लगी होती है आपकी, ऐसे लगी होती है. आप ये प्रैक्टिकल्स में देखेंगे, ये नीडल है आपकी, ये ऐसे लगी होती है. ये जैसे ही जब इसके अंदर से करंट पास करेंगे तो या तो ये इधर जाएगी या इधर जाएगी. ठीक है, और इसके पास क्या लगा होगा, मीटर स्केल लगा होगा इसके पीछे. ठीक है, जैसे ये क्या है, आपका एक मीटर स्केल लगा हुआ है. जब ये इधर जाएगी तो स्केल पे यहाँ कुछ वैल्यू आएगी, करंट की वैल्यू नोट करेंगे. जब ये इधर जाएगी तो करंट की वैल्यू, और सेंटर में क्या होगी, 0 होगी. ठीक है, और राइट और लेफ्ट आपको क्या बताता है कि करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है. ठीक है, नेक्स्ट इज, अब हमारा क्या है, इसका जो एंड है आपका हेयर स्प्रिंग का, ये किससे अटैच है, T2 से अटैच है. ठीक है, और जो आपका ये मूवेबल टॉर्जन है ये किससे अटैच है, T1 से अटैच है. तो ये हमारी क्या है, सारी की सारी कंस्ट्रक्शन है. अब हमने देखा ये कि रेडियल फील्ड प्रोड्यूस करेगी ताकि हमारी टॉर्क मैक्सिमम हो. टॉर्क मैक्सिमम कब होती है, जब थीटा एंगल क्या होता है, 0 होता है इसमें. ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये काम कैसे करती है. सबसे पहले क्या होगा, इसके अंदर से करंट आए फ्लो करेगा. ठीक है, इस कॉइल के अकॉर्डिंग ये करंट जाता जाएगा. इस केस में हमने क्या ले लिया, ये एंटी क्लॉकवाइज है. ठीक है, जैसे ही करंट जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से, अब मैग्नेटिक फील्ड तो इसके ऊपर लग रही है. ठीक है, अब हमने देखा है अगर करंट कैरिंग कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से वो पास कर रहा है करंट, तो दैट मीन्स उसके ऊपर टॉर्क लगेगी. इसका मतलब क्या होगा, जो आपका टॉर्जन है वो मूव करना स्टार्ट कर देगा, या तो वो राइट साइड जाएगा या वो ट्विस्ट करेगा, लेफ्ट साइड जाएगा. ठीक है, उस केस में क्या करेंगे, करंट की वैल्यू को नोट कर लेंगे, तो हेयर स्प्रिंग की हेल्प से वो क्या कर देगा, अपनी वापस पोजीशन पे आ जाएगा
ऐसे ही ये क्या करेगा, ट्विस्ट करता रहेगा, मूव करता रहेगा। तो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो करंट है, कितना करंट जा रहा है और उसके ऊपर कितना, उस अगर करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे तो उसके बाद हम क्या निकाल सकते हैं, उसके ऊपर कितना टॉर्क अप्लाई कर रहा है। करंट हमें पता है हमने कितना दिया है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू आती है, ठीक है। इसमें हमने क्या देखा कि ये जो थी इसकी लेंथ, ये हो गई इसकी ब्रेड्थ, एंड हमें पता है हमने लास्ट टॉपिक में किया था वो क्या होते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। एरिया आपको पता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। बी क्या होगी, उस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी, और आई क्या है, वो करंट, उसमें से जो करंट की वैल्यू पास कर रही है। अब हमने क्या देखा, लास्ट केस में हमने क्या देखा था कि जब आपका थीटा क्या होगा, 0, ठीक है, तभी उसमें से मैक्सिमम करंट पास होगा। थीटा 0 होगा। और हमने क्या देखा था कि अगर हम हमारा अब हम ये कॉइल है, ठीक है, इसके अगर हम क्या करते हैं मैग्नेटिक, अगर हम इसके नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, तो ये तो क्या था, इसके साथ थीटा एंगल पे था, हमने ये क्या लिया था, नॉर्मल के साथ मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये अल्फा है, ठीक है, ये कितना था, 90 था। अब इस केस में थीटा 0 है, ठीक है, थीटा अगर 0 हो गया दैट मीन्स अब कॉइल की और थीटा की डायरेक्शन क्या हो गई, सेम हो गई, पैरेलल हो गई। यही हमने देखा था कि मैक्सिमम टॉर्क अप्लाई होगा। थीटा 0 है तो अल्फा कितना हो गया इस केस में, 90 डिग्री हो गई, ठीक है। या तो हम कॉस थीटा को 0 ले लें, यहाँ पे कॉस थीटा 0 इज इक्वल्स टू 1, या फिर अल्फा को 90 ले लें, साइन अल्फा इज 1, ठीक है। इस केस में हम देखेंगे या तो कॉस थीटा को 0 ले लें यहाँ से, ठीक है, या फिर साइन अल्फा को 90 ले लें, तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस केस में 1 हो जाएगी, ठीक है। तो टॉर्क हमारा मैक्सिमम, हमने यही वैल्यू देखी थी मैक्सिमम टॉर्क की, NIBA, ठीक है। तो इस केस में क्या करेगा, ये हमारा मैक्सिमम टॉर्क अप्लाई होगी हमारी। अच्छा, अब आपको पता है, अब यहाँ से हमने निकाल लिया टॉर्क। अब वो अगर ट्विस्ट कर रहा है तो उसका भी तो कुछ एंगल होगा ना, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखी, हमारा जो ये थी आपकी मूवेबल जो स्ट्रिंग थी, ठीक है, टॉर्जन थी, अब ये ट्विस्ट कर रही है, ये भी तो ट्विस्ट कर रही है ना। ये कितने एंगल पे ट्विस्ट कर रही है, हमने उसको क्या ले लिया, इन्होंने क्या लिया था, थीटा लिया था, मैंने थीटा से इसको क्या कर दिया, फाई कर दिया, क्योंकि हमने लास्ट अभी इस टॉपिक में यहाँ पे मैंने इसको यहाँ थीटा कंसिडर किया था, इसलिए हमने एंगल, अब एंगल को आप कुछ भी नाम दे सकते हो, थीटा या फाई, ठीक है। मैंने यहाँ इसको क्या नाम दे दिया, फाई दे दिया। वो कहता है कि फाई से वो जो आपकी फॉस्फोरस ब्रॉन्ज स्ट्रिप थी, ठीक है, वो फाई एंगल से ट्विस्ट कर रही है। ये आपकी फॉस्फोरस ब्रॉन्ज स्ट्रिप थी, ये क्या कहता है, फाई एंगल से क्या कर रही है, ट्विस्ट कर रही है, ठीक है। तो आपका कुछ रीस्टोरिंग टॉर्क भी तो होगा ना, मैंने अभी आपको बताया है, ये जो आपका हेयर स्प्रिंग था, ये क्या करेगा, स्प्रिंग क्या करता है, अगर आपकी कोई चीज़, अब स्प्रिंग को आप खींचते हो तो वो वापस अपनी जगह पे आता है, दैट मीन्स उसके ऊपर कुछ रीस्टोरिंग फोर्स लग रही है, ठीक है। जितने एंगल से वो उसने मूव किया उतनी वापस रीस्टोरिंग फोर्स लगेगी, ठीक है, क्योंकि वो आएगा तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे। ये सपोज उसकी ओरिजिनल पोजीशन थी, ठीक है, उसने इतना, ये उसकी ओरिजिनल पोजीशन थी, ठीक है, उसने इतना एंगल, फाई एंगल क्या किया, उसने ट्विस्ट कर लिया यहाँ से, ठीक है। अब ये यहाँ पे आ गया, अब तो ये रीस्टोरिंग फोर्स क्या करेगी, क्या इसको ओरिजिनल पोजीशन पे ले आएगी ना, तो दैट मीन्स ये दोनों फोर्सेज अब इक्वल हो गई, आपकी रीस्टोरिंग फोर्स इक्वल हो गई, और आपका जो टॉर्क लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, ट्विस्ट, और ट्विस्ट क्या है, टॉर्क होगा। टॉर्क की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, NIBA, ये किसके इक्वल होगी, रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, K, ये जो रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट होता है इनटू जो एंगल होता है आपका, कितने एंगल से था, फाई एंगल से था, ठीक है। अब I की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लोगे, दैट इज KNBA, ये चारों वैल्यूज क्या है, कांस्टेंट है आपकी, ठीक है। तो आपका करंट की वैल्यू क्या आ गई, G क्या है, कांस्टेंट फॉर ए गैल्वेनोमीटर के लिए हमने क्या लिया, इसको इजीली लर्न करने के लिए G, ताकि ये उसका कांस्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या देखा, करंट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फाई के। इसका मतलब क्या है, जितना ज़्यादा करंट आएगा उतना ही ज़्यादा वो ट्विस्ट करेगा। अगर करंट की वैल्यू कम है तो वो इतना ट्विस्ट कर देगा, और सपोज करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो वो ज़्यादा ट्विस्ट कर देगा। तो यहाँ से हमने क्या देखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ही ज़्यादा वो क्या करेगा, आपका ट्विस्ट कर देगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम करंट सेंसिटिविटी, ठीक है। करंट सेंसिटिविटी क्या कहता है, ये क्या कहता है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, ठीक है। मतलब वो कितना डिफ्लेक्ट किया पर यूनिट करंट, यानी जब हमने जितना हमने करंट दिया, हमने क्या देखा उतना ही वो डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो अब
ये क्या कहता है, इट इज़ अ डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, कि कितना हमने करंट दिया और उससे उसने कितनी डिफ्लेक्शन शो की। दैट इज आई एस इज इक्वल्स टू डिफ्लेक्शन क्या है आपकी, जो ट्विस्ट की उसने, ट्विस्ट कितनी की, फाई ओवर आई। ठीक है, फाई की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी, वहाँ से हमें पता है फाई की वैल्यू कितनी है, एन बी। ठीक है, अब फाई की वैल्यू हम क्या कर देंगे, यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, हमने आई की टर्म्स में लिख दिया, अगर इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हम क्या देखेंगे, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल वैल्यू कितनी बचेगी, एन बी ए बाय के। ठीक है, फाई की वैल्यू को पुट कर दो या फिर करंट की, ऊपर से करंट की वैल्यू को पुट कर दो, तो आप क्या देखोगे कि वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी और हमारा ये किस में बचेगा, एन बी ए बाय के। ये आपकी होती है करंट सेंसिटिविटी। नेक्स्ट इज आपकी वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब करंट सेंसिटिविटी क्या था, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, ऐसी वोल्टेज सेंसिटिविटी होगी, ये क्या होगी, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज हो जाएगी आपकी। ठीक है, अब डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज क्या होगी, डिफ्लेक्शन इज फाई, कितना ट्विस्ट किया, ओवर वोल्टेज। ठीक है, अब रेजिस्टेंस थी गैल्वेनोमीटर की, कुछ रेजिस्टेंस होगी और करंट कितना फ्लो कर रहा था, आई फ्लो कर रहा था, तो वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से आई आर हो जाएगी। ठीक है, तो वी को तो क्या लिख दिया हमने, यहाँ से आई आर लिख दिया, फाई की वैल्यू को पुट कर देंगे ऊपर वाली इक्वेशन से। जब फाई की वैल्यू को हमने पुट कर दिया तो इस केस में भी हमने क्या देखा, आई से आई करंट कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या आ गया, एन बी ए बाई के, और ये वैल्यू क्या थी, एन बी ए बाई के, सेम वैल्यू है। ठीक है, तो इस वैल्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आई एस लिख सकते हैं। ठीक है, आई एस बाय आर, तो हमारा जो वोल्टेज सेंसिटिविटी का फाइनल फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, आई एस बाय आर हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, कंडीशंस देखते हैं कि हमारा जो गैल्वेनोमीटर है कब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। ठीक है, अब गैल्वेनोमीटर को हमने देखा था कि सबसे ज़्यादा सेंसिटिव कब बताएंगे, कि जब वो सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा, जब उसके अंदर से हम स्मॉल करंट भी पास कर दें तो भी सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन, मतलब मैक्सिमम कितनी वो शो करेगा। ठीक है, अब ये किस किस पे डिपेंड करता है, हमने देखा एन पे, बी पे, ए पे, आई पे, ठीक है, के पे। अब इसमें देखेंगे, वो कहता है कि अगर हम क्या करते हैं कि हमने कुछ आई की करंट, आई वैल्यू दी, ठीक है, कुछ करंट पास किया, अब उस केस में थीटा की वैल्यू यानी फाई की वैल्यू, आपकी फाई की वैल्यू सबसे ज़्यादा कब होगी। ठीक है, एक हमने क्या देखा कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फाई के, कुछ हमने करंट दिया, ठीक है, तो उस केस में फाई की वैल्यू सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा ट्विस्ट कब आना चाहिए, जब हमारा एन क्या हो, लार्ज, बी लार्ज हो, ए लार्ज हो। क्यों, क्योंकि ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट मीन्स एन लार्ज, बी लार्ज, ए लार्ज, के क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए इस केस में। ठीक है, तो ये इन चारों फैक्टर्स पे डिपेंड करता है।